वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम सोशल साइंस की। हम पढ़ रहे थे मसूलीपट्टनम के बारे में। आज उसके आगे पढ़ते हैं, कल के आगे से। तो हमारी हेडिंग थी कि जोखिम भरा दौर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण बातें इसमें ध्यान रखनी है। कल हमने इसके बारे में समझा था कि हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों ही इस स्थान पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, दोनों देशों की कंपनियां, और क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पतन था, तटीय इलाका था, व्यापारिक केंद्र था। और मसूलीपट्टनम का जो किला है वो किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो हमने इसकी बात कर ली थी। अब अगर हम बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 के अंदर कुछ मसूलीपट्टनम के बारे में लिखा जरूर था। उसने कुछ शब्द लिखे। किसने? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गुमास्ते हैं विलियम मैथवर्ल्ड। गुमास्ते का मतलब ये हुआ कि जो यूरोप की व्यापारी केंद्र है या व्यापारी कंपनी है, उनसे गतिविधियों के संभालने वाले जो प्रभारी अधिकारी हैं, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारी गतिविधियों के जो प्रभारी अधिकारी हैं, उनको गुमास्ते कहते थे, जिनका नाम था विलियम मैथवर्ल्ड। इन्होंने मछलीपट्टनम के बारे में लिखा कि ये गोलकुंडा का मुख्य केंद्र था, और जहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना एक एजेंट रखती थी। एक छोटा सा नगर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी, 4 दीवारें थी। ठीक है, इसके बारे में और भी 2-3 लिखा है कि यहाँ मछुआरे वगैरह लोग रहते थे, और जहाज़ों से जुड़ी हुई बातें यहाँ हमको समझ में आती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें गोलकुंडा की, किसकी? गोलकुंडा की, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, लेकिन पहले वर्तमान में ये तेलंगाना में है, लेकिन पहले तेलंगाना से पहले 2014 में तेलंगाना बना, तभी तेलंगाना में आया। उससे पहले तो ये आंध्र प्रदेश में था। तो इसके जो शासक हैं गोलकुंडा के, या जो कुतुबशाही शासक हैं, गोलकुंडा में कौन सा वंश था? कुतुबशाही वंश था। तो कुतुबशाही जो वंश हैं, उसके जो शासक हैं, उन्होंने कपड़े, मसाले और अन्य चीज़ों पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया था। कुतुबशाही शासक ने गोलकुंडा के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कपड़ा है, मसाला है, इन पर, इनकी बिक्री पर एक शाही एकाधिकार लागू कर लिया था। शाही एकाधिकार लागू कर दिया था, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इससे ये हुआ कि जो व्यापार है वो व्यापार पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से चला गया था, क्योंकि कुतुबशाही के जो शासक हैं इस वंश के, इन्होंने व्यापार का जो भी अधिकार है वो अपने अधिकार में ले लिया था, अंडर में ले लिया था। व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें, सामान को बेचने वाला का जो सिस्टम था, अब इससे अंडर में आने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ये सारा सिस्टम चला गया। और विभिन्न जो व्यापारी समूह हैं, जिसमें गोलकुंडा के जो कुलीन वर्ग हैं, अमीर वर्ग हैं, इसके अलावा जो फारसी सौदागर हैं, तेलुगु कोमटी के जो चेट्टियार हैं, जो प्रमुख रूप से व्यापार करने का काम करते हैं, और यूरोपीय जो व्यापारी हैं, ठीक है,
वो सभी इन लोगों की वजह से जो नगर है वो घनी आबादी वाला बन गया था और समृद्धशाली बना दिया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी, किसने? मुगलों ने। तो उनके जो प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला, जिनका नाम क्या था? मीर जुमला, इन्होंने अगर इनकी बात करें तो खुद एक बड़ा सौदागर था, ये भी ध्यान रखना है आपको। और हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था। और 1687 ईस्वी में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया था। कब? 1686-87 ईस्वी के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने आपसे कहा है कि गोलकुंडा है जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में है, यहाँ के जो प्रमुख कुतुबशाही शासक है जिन्होंने वहाँ जो व्यापार को अपने अंडर में ले लिया था और उन महत्वपूर्ण वस्तुओं पर, कपड़ा है, मसाले हैं, इन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान हुआ, उनके हाथ से चले गए थे। क्योंकि अब जितने भी व्यापारी लोग थे, जिसमें बात करें तो गोलकुंडा के जो अमीर लोग हैं, चेटियार वर्ग हैं, फारसी सौदागर लोग हैं, यूरोपीय व्यापारी लोग हैं, सबकी वजह से वहाँ के जो बड़े बड़े नगर हैं वो घनी इलाके वाले, जनसंख्या वाले बन गए थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। और यहाँ तक की बात करें कि जो सूबेदार था मीर जुमला, वो भी एक बहुत बड़ा सौदागर था और आपस में अंग्रेज़ों को और हॉलैंड वासियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया था। और 1686-87 में औरंगजेब हैं जिसने गोलकुंडा को अपने अंडर में मिला दिया था। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की जो समस्या खड़ी हो गई थी कि कंपनी की जो नई नीति है वो किस प्रकार से आगे नहीं बढ़ रही थी, आगे किस प्रकार सिस्टम उनका चल रहा था। क्योंकि जो कंपनी की अलग अलग नीतियाँ थी वो कोई काम की नहीं थी, कोई खास वजह नहीं रही उनको आगे बढ़ाने में। तो अब किस प्रकार से तटीय इलाकों पर उनका नियंत्रण हो, धीरे धीरे नियंत्रण तो ख़त्म होता जा रहा था और अब उनको लग रहा था कि जो भीतरी प्रदेश हैं उन प्रदेशों पर अब अपना अधिकार होना चाहिए। और उनको इस प्रकार की ये बात महसूस हुई कि क्यों नहीं हमें अपने अंदर वाले जो केंद्र हैं वहाँ पर सही ढंग से काम करना चाहिए। कंपनी के नए केंद्र राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो या वाणिज्यिक भूमिका से भी अदा करें। तो जब कंपनी के जो व्यापारी हैं मुंबई, वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास या जो चेन्नई है वहाँ चले गए थे व्यापारी लोग, इन 3 शहरों में, मुंबई के अंदर जिसको बम्बई कहते थे, कलकत्ता या कोलकाता, इसके अलावा चेन्नई, ठीक है, वहाँ चले गए थे व्यापारी लोग। अब ये वहाँ की धीरे धीरे मसूलीपट्टनम का जो व्यापार है वो पूरी तरह से ख़त्म होने लग गया था और उसकी जो समृद्धि है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वो एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। लेकिन अगर बादशाह नहीं होता तो वो एक बहुत बड़ा आगे बढ़ जाता था, मसूलीपट्टनम। तो मसूलीपट्टनम की हमने कहानी की है, किस प्रकार चुनौती थी। एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में उभर रहा था, लेकिन राजा शासकों की वजह से, कुतुबशाही की वजह से वो महत्वपूर्ण नगर नहीं उभरा। क्योंकि जब यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम कर दिया तो यहाँ के लोग, व्यापारी लोग बाहर चले गए थे और आज भी एक पतन के रूप में छोटा सा नगर है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं नए नगर और व्यापारियों के बारे में, किस प्रकार नए नगरों का विकास हुआ और किस प्रकार व्यापारी लोग आगे बढ़ रहे थे नए नगर बसाने में, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के जो देश हैं, कहाँ के? यूरोप के। कौन सी शताब्दी? वेरी गुड, 16वीं और 17वीं शताब्दी। इस समय जो यूरोप के देश हैं उन व्यापारी उद्देश्य की वजह से जो लोग हैं वो इधर आ रहे थे भारत की तरफ, किसकी तलाश में? मसाला और कपड़े की तलाश में। तो मसाला और कपड़े की तलाश की वजह से ये लोग भारत की तरफ आ रहे थे, यूरोप के काफ़ी देशों के व्यापारी लोग। और जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों तरह के लोगों को जानते थे, वहाँ के लोगों को
पसंद करते थे, उस इलाका को पसंद करते थे। इसके अलावा जो अंग्रेज हैं या हॉलैंड वासी है या फ्रांसीसी हैं, इन्होंने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कंपनियां बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। किसने? अंग्रेजों ने, हॉलैंड वासियों ने और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए क्या बनाई? कंपनियां बनाई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अलग अलग कंपनी बनी। इस बात को भी अच्छी तरह से समझेंगे आप। अगर हम बात करें कि प्रारंभ में तो जो मुल्ला अब्दुल गफूर हैं, मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा ये बहुत बड़े भारतीय व्यापारी लोग थे। इनके पास में काफ़ी जहाज थे और उनका मुकाबला किया किन्होंने? उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौसेना का प्रयोग किया। जहाज पर जो सेना होती है पानी के अंदर, उस सेना का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए उन्होंने मजबूर किया इस अंग्रेज व्यक्तियों ने, यूरोपीय कंपनियों ने। तो इस बात को हम समझ सकते हैं किस प्रकार से भारतीय व्यापारियों पर प्रभाव पड़ा इनके आने से, और अंततः अंग्रेज जो हैं वो महाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर आए, क्योंकि उन्होंने नौसेना का प्रयोग किया था। और भारत के जो व्यक्ति हैं, जिसमें उस समय के भारत के जो बड़े व्यापारी लोग हैं, जिसमें मुल्ला अब्दुल गफर हैं, इसके अलावा वीरजी जो वोरा हैं, उन्होंने इनका मुकाबला किया, लेकिन उनको एजेंट के रूप में ये इन्होंने भारतीय व्यापार को बनाकर रखा। तो ये भी बात हमको समझ में आती है, पता लगती है कि किस प्रकार से उस समय सिस्टम चल रहा था। जैसे अगर बात करें तो जो वस्त्र हैं, कपड़े जैसी जो मूल्यवान वस्तु हैं, उनकी मांग तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और मांग बढ़ने की वजह से अधिक लोग कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि काम कर रहे थे। काटने का, कपड़ा बुनने का, कपड़े को धोने का, धुलाई और रंगाई, कपड़े को रंगने का। तो ये हुआ कि कपड़े की मांग बढ़ रही है तो लोगों को व्यापार मिल रहा है, लोगों को धंधा मिल रहा है, क्योंकि लोग आराम से बैठ बैठे कपड़े बनाने के लिए कताई का काम करते थे, बुनने का काम करते थे, धुलाई का काम करते थे और रंगाई का काम करते थे। अब जब रंगाई का काम करेंगे उस पर डिजाइन के लिए शिल्पकारों का ज़रूरी है, तो धीरे धीरे जो शिल्पकार हैं उनकी भी अहमियत बढ़ रही थी, शिल्पों का भी अधिक विस्तार हो रहा था। इसके अलावा भारत के जो वस्त्र हैं उनके अगर रूप रंग की बात करें और डिज़ाइन की, तो अधिक से अधिक बढ़िया ढंग की होती थी, परिष्कृत होती थी, साफ सुथरी होती थी। लेकिन समय के साथ साथ में और इसी समय देखें तो शिल्पकारों की संख्या घटने लगी और अलग अलग लोगों ने काम अलग अलग शुरू कर दिया था। लेकिन शिल्पी जन जो लोग हैं वो पीएसक्यू की प्रणाली पर काम करते थे। उसका अर्थ ये है कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पैसे लिए हैं वो उन्हीं के लिए काम करते थे, उन्हीं के लिए कपड़ा बुनते थे। ये ध्यान रखना आपको, किनके लिए? जिनके लिए उन्होंने पहले से पैसे लिए हुए हैं उनके लिए। मतलब ये हुआ कि दरअसल ये जो लोग हैं वो जो काम करते थे, शिल्पी जन कपड़ों पर कपड़े की बुनाई करने का काम, वो उन्हीं लोगों करते थे जो जिनसे उन्होंने पहले पैसे लिए थे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अब जो बुनकर हैं वो अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी उनके पास में। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े ही उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे, बाकी डिजाइन वो तैयार नहीं कर पाते थे। ये भी बात समझनी है आपको उस समय की कंडीशन कि किस प्रकार से व्यापारी लोगों का, नए नगरों का सिस्टम चल रहा था। और जब इसी दौर की बात करें तो 18वीं शताब्दी में बम्बई
कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ। मद्रास नगरों का उदय हुआ, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और उस समय जब इन नगरों का उदय हुआ, जो आज भी बहुत बड़े महानगरों में उभर कर आए हैं, और शिल्प और वाणिज्य के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? बड़ा परिवर्तन हुआ। और जब बुनकर जैसे कारीगर और जो सौदागर हैं, यूरोपीय कंपनी द्वारा इन नए नगरों की स्थापना होने के बाद में काम में और भी तेज़ी आने लगी, और धीरे धीरे ये जो नगर उभर कर आ रहे थे, जिसमें व्यापारी लोगों की संख्या बढ़ रही थी। इसके अलावा ये ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से जो ब्लैक टाउन है वो इन नगरों को कहा गया, ठीक है। तो ब्लैक टाउन इनको कहा गया, और जो व्यापारी लोग हैं, शिल्पी जन हैं, उनको यहाँ रहने के लिए जगह दी गई। जबकि ये जो व्यापारी तो इनमें रह रहे थे, ब्लैक यानी देसी व्यापारी शिल्पकारों के लिए, ठीक है, उनके लिए प्रयुक्त किया गया। और जो अंग्रेज हैं, गोरे शासक लोग हैं, वो मद्रास के अंदर जो फोर्ट सेंट जॉर्ज हैं, और कलकत्ता में जो फोर्ट सेंट विलियम की जो बड़ी बड़ी कोठारियाँ हैं, बड़े बड़े आवास स्थान हैं, वहाँ पर ये रहते थे, ठीक है। वो बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंग्रेज तो बड़े इलाकों पर बड़ी बड़ी हवेलियों में कोठियों में रहते थे, जबकि व्यापारी और शिल्पी जन जिन्होंने अंग्रेजों से पहले पेश की ली थी, उनके लिए वो केवल व्यापार करते थे। उनको इन नगरों में बसाया गया रहने के लिए, लेकिन उनके लिए तो वही जगह थी, ठीक है। तो इनके बारे में हमने विस्तार से देखा था, ठीक है। तो एक बार आप लगभग 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क के रूप में एक नज़ारा जरूर देख सकते हो। ये है 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क कि किस प्रकार से उस समय कंडीशन थी। एक सड़क के रूप में नज़ारा है कि बिल्डिंग बने हुए हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, व्यापारी लोगों की कंडीशन क्या है, किस प्रकार लोग बैठे हैं, सामान बेच रहे हैं, उस समय की कंडीशन बताई गई है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नए नगरों का उदय किस प्रकार हुआ, व्यापारी लोगों की क्या कंडीशन थी, उसकी बात को हमने समझा है अभी। तो इस बात को अभी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करेंगे हम। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस की 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय नाविक हैं, उनमें उन्होंने देखा कि हमको समुद्री रास्तों की खोज करनी चाहिए, और उन्होंने खोज का काम शुरू किया। 15वीं शताब्दी में जो समुद्री मार्ग खोजने वाले जो नाविक लोग हैं, उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी, और उनको लगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर मसाले हैं, नई नई चीज़ों की खोजबीन होगी। इसलिए जो पुर्तगाल का जो नाविक था जिनका नाम था वास्को डी गामा, ये अंटार्कटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचा। केप ऑफ गुड होप पहुंचा अंटार्कटिक महासागर के साथ साथ, और फिर हिंद महासागर को पार करके ये भारत में आया। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में कम से कम 1 साल लगा। कितना वर्ष लगा उसको? 1 साल लगा इस व्यक्ति को, ठीक है। और वह 1498 में सबसे पहले कालीकट वहाँ आया, और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी वापस लिस्बन लौट गया था। ये ध्यान रखना है। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे। 4 जहाज़ों को लेकर गया था, 2 तो नष्ट हो गए थे, और 170 यात्री थे, उसमें से केवल 54 ही जीवित बचे हैं। 170 में से कितने बचे हैं? केवल 54 जीवित यात्री बचे। इन खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले
या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद अंग्रेज, हॉलैंडवासी, फ्रांसीसी भी उन्हीं के पीछे पीछे यहाँ भारत में आना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की बात आती है वास्को डी गामा की। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम ये भी निकला कि जिसकी आशा नहीं थी कि एक इटली वासी जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भारत पहुंचने का मार्ग खोजबीन कर रहा था और अंटार्कटिक महासागर को पार करते करते पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। किधर? पश्चिम का। और जब उसने पश्चिम की यात्रा की, जबकि उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है इसलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है, इसलिए 92 में वो वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा और वेस्ट इंडीज़ उसी के नाम से, इस भ्रम की वजह से पूछा कि वो वेस्ट से आया है और इंडिया के लिए आया है, तो वेस्ट इंडीज़ का नाम रखा उसके। लेकिन उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों पहले ही बस्तियाँ बस गई थी। इस प्रकार से वेस्ट इंडीज़ का नाम पड़ा और एक नए शहरों की खोजबीन में नए नए इलाके आते गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। किस प्रकार से भारत की खोज हुई उसकी हमने बात कर ली है। हमने पुराने समय के नगर और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बात कर ली हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाठ संख्या 7 की, ठीक है, उनकी आराम से विस्तार से बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको पाठ हो जाता है पूरा, ठीक है, द एंड। और नए वीडियो में नए लेसन की शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।